Hello and welcome to our lecture series on Physics for SSC CGL। इस लेक्चर में हम देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर होती हैं। तो ये क्या होता है, पहले हम समझेंगे स्केलर वेक्टर क्या होते हैं, देन कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इनके अंडर में आती हैं। नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ये पहली चीज़ तो 3 होते हैं। देन हम इन तीनों लॉस के बारे में वन बाय वन देखेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, माय नेम इज़ अमन श्रीवास्तवा। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम IET लखनऊ। आई हैव क्लियर्ड SSC CGL 2016 प्री प्लस मेंस एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। और प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको जब हम बताएं तो सिर्फ हम उनकी मात्रा या सिर्फ हम उनकी क्वांटिटी बता दें या सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड बता दें और इससे ज़्यादा सुनने वाले को कुछ और चाहिए ना हो। इससे ज़्यादा सुनने वाले को कुछ और चाहिए ना हो, उसे कुछ और एक्सपेक्टेशन अगर नहीं हो, तो आप ये समझ लें कि वो क्वांटिटी जो है वो स्केलर है। ये बिल्कुल लेमैन डेफिनेशन है, मतलब बिल्कुल ही आसान शब्दों में डेफिनेशन है। अगर किसी का बैकग्राउंड फिजिक्स नहीं भी है तो भी उसके लिए ये आराम से उसे समझ में आ सकता है। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपका भार कितना है, आपका वेट कितना है, आप कहेंगे 60 kg या 65 kg या 50 kg। ठीक है, तो अब सुनने वाले को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ये उसको आंसर सफिशिएंट लगता है। ठीक, एक बॉटल में कितना पानी है, अगर आप कहते हैं 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर या 1 लीटर, ये सफिशिएंट है अपने आप में इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती हैं हम इनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। इसकी फिजिकल डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स के टर्म्स में डेफिनेशन क्या है? वो क्वांटिटीज़ जिनका कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हम उनका जिनका का हम जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करते हैं, उनको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। जब हम उनको बताते हैं, जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं तो हम उनका डायरेक्शन भी बताते हैं। जैसे कि अब अगर कोई कहे कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है, जैसे कि हम वेट की यूनिट कहते हैं किलोग्राम, ऐसे ही जब हम किसी फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक, हम कह रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब सुनने वाला ये पूछेगा कि कहाँ लगा या किसके ऊपर लगा, ये अपने आप में इनकम्प्लीट सी बात हो रही है अभी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती हैं जिनमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी कि जो उनकी मात्रा या जो उनकी क्वांटिटी है उसके साथ साथ हमें ये भी बताना होता है कि किधर की तरफ लगा या वो चीज़ किधर की तरफ हुई। अगर कोई मोशन है, जैसे कि अब अगर बात कोई आपसे पूछे कि कोई मोशन हो रहा है तो आपको बताना पड़ता है ना कि वो मोशन किधर हो रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वही होती हैं जो आप ये तो बताएं कि कितना हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो उनमें हो ही हो, साथ में डायरेक्शन भी उनमें हो। जैसे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, ये क्वांटिटीज़ आती हैं फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज़ में। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ गैलीलियो, ज़्यादा पॉपुलर नाम इसका लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। ये सिर्फ कहता है, ये इतना कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until an external force is applied on it, right? It gives definition of inertia, the virtue of a body due to which it tries to retain its state। अब इस पूरे का मतलब क्या है, एक बार हम ये भी समझते हैं। देखिए न्यूटन साहब ने ये कहा कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई भी बॉडी मोशन में है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो उसके ऊपर कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो उसी मोशन में रहेगी। या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे कि मान लीजिए आप एक बॉल लीजिए और आप एक बॉल को एक टेबल के ऊपर रख दीजिए। अभी जब तक आप उस बॉल को टच नहीं करेंगे, जब तक आप उस बॉल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे, तब तक वो बॉल वहीं रखी रहेगी। ऐसा नहीं होता कि वो बॉल अपने आप ही चलने लगे या अपने आप ही वो रोल होने लगे। ठीक है, तो यही न्यूटन साहब ने कहा था कि
कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक अगर वो रेस्ट में है या चाहे वो मोशन में ही क्यों ना हो, जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे कोई भी, तब तक उसकी वो जो स्टेट होगी, चाहे रेस्ट की चाहे मोशन की, वो मेंटेन रहेगी। अब आपके दिमाग में एक बात होगी कि सर बॉल तो अगर हम रोल करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ये है कि न्यूटन साहब ने जो ये बात कही है वो उन्होंने ये मान के कही है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप बॉल को रोल करते हैं, तो फ्रिक्शन लगता है, घर्षण होता है, बॉल का ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होता है, और कभी भी कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन आप समझते होंगे, फ्रिक्शन कह लें या घर्षण कह लें उसको हिंदी में, ठीक है। इसलिए न्यूटन ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी उसमें उन्होंने ये मान के चले थे एकदम आइडियल कंडीशन। हालांकि आइडियल कंडीशंस पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर, लेकिन फिर भी इन्होंने मान के दिया था कि आइडियल कंडीशंस में ये लॉज दिए गए थे, ठीक है। अब कितने तरह के इनर्शिया होते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। देखिए इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? द वर्च्यू ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट ट्राइज टू रिटेन इट्स स्टेट। मतलब कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। बस इनर्शिया का मतलब सिर्फ इतना होता है। एक बॉडी की अपनी टेंडेंसी होती है कि वो जिस भी स्टेट में है उसका अपना ये टेंडेंसी होती है कि वो उसी स्टेट में रहे, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती है, राइट। अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो ये 3 तरह के इनर्शिया हो गए। अभी इसका एग्जाम्पल अगर आपको दें तो देखिए क्या होगा है, जैसे कि मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं। कार अगर क्या होता है कि एकदम से रुक जाए, एकदम से अगर सडन ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, सभी कार के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो एकदम से आगे की तरफ गिरते हैं, होता है ना। तो देखिए ऐसा क्यों होता है? अभी तक आपकी बॉडी एकदम प्रॉपर चल रही थी कार के साथ, जब तक कार चल रही है, ठीक। जैसे ही ब्रेक लगा तो क्या हुआ, जो जिस एरिया जितना आपकी बॉडी कार के कांटेक्ट में है, कार रुकी तो वो भी रुक गई। आपकी उतनी बॉडी, जितनी आपकी बॉडी कार के कांटेक्ट में है, कार रुकी तो वो भी रुक गई। लेकिन आपका हेड जो है वो एयर में था, वो इसीलिए वो रुक नहीं पाता है इतनी जल्दी, वो आगे को भागता है। इसीलिए हमारी सबकी बॉडी जैसे ही कार में ब्रेक लगता है बॉडी आगे को भागती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारी कमर होती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं वो तो कार के कांटेक्ट में होती है, तो गाड़ी रुकते ही कमर भी रुक जाती है उसी जगह पे, लेकिन बॉडी आगे की तरफ भागती है क्योंकि फिर वो धीमे धीमे रुकती है। इसीलिए ये इनर्शिया का प्रिंसिपल है, ये इनर्शिया का एक एग्जाम्पल है, इनर्शिया का एक, कि क्योंकि हमारी कमर जो थी वो मोशन में थी और जैसे ही रुकी तो वो भी रुक गई, हमारी कमर भी रुक गई, लेकिन बॉडी क्योंकि मोशन में थी इसलिए उसको रुकने में टाइम लगा, वो तुरंत नहीं रुकी। दूसरा, जब एक कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए मान लीजिए, या आप इसको और आसानी से समझने के लिए क्या करिए, जैसे एक चादर होती है, ठीक है, 2 लोग चादर को दोनों तरफ से पकड़े। अभी थोड़ा सा कोई अगर पुराना चादर हो गया है, बेडशीट हो गई है थोड़ी सी पुरानी, तो 2 लोग पकड़ें उसको। अब जब हम झाड़ते हैं उसको ऊपर नीचे करके तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स निकल आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, डस्ट पार्टिकल कैसे निकलते हैं? देखिए डस्ट पार्टिकल अभी तक रेस्ट में है, ठीक, जब चादर के ऊपर है तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है। अभी आपने चादर को तो एकदम से आपने झटका देके नीचे कर दिया, लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं रह गया। डस्ट पार्टिकल के ऊपर कोई और फोर्स लगा नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं आया। तो क्योंकि उसका इनर्शिया मतलब उसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की ही थी, उसकी जो इच्छा थी वो रेस्ट में रहने की ही थी, तो क्या हुआ, वो वहीं छूट गया और चादर नीचे को चला गया। इसीलिए क्या होता है, डस्ट पार्टिकल सारे झाड़ने में जो डस्ट होती है वो अलग हो जाती है। क्लियर हुई ये बात? क्योंकि डस्ट पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा और आपने चादर को एकदम से आपने झटका देके नीचे किया तो चादर तो नीचे आ गई, लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं रह गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आपको इसमें याद रखने का काम जो है वो ये है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये सेकेंड लॉ न्यूटन का सिर्फ ये बताता है कि जो फोर्स है वो, जो फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करें, किस तरह से हम फोर्स को कैलकुलेट करें। तो वो ये कहता है बॉडी का मास
मल्टीप्लाइड बाई बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन है, जो बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन है। आपको सिर्फ इसमें ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, जैसे कि अभी हमने बताया। अब आगे देखते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। देखिए इसका ये भी आपको बताया कि क्या होता है। ये आपको ये जो लाइन है ये आपको बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज़। क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए आप अपने हाथ को एक पत्थर या आप दीवार के अगेंस्ट आप स्ट्राइक करिए, आप अपने हाथ से दीवार के ऊपर मारिए। दीवार पे तो आवाज़ आती है आपके मारने की, लेकिन आपको हाथ में भी चोट लगती है ना। वो क्यों लगती है? दीवार ने तो आपको नहीं मारा, आपने दीवार को मारा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके भी हाथ में चोट लगी? तो उसका प्रिंसिपल ये होता है, ये न्यूटन साहब ने ये बताया इसके लिए कि जब भी कोई सा भी एक्शन होगा तो क्या होगा कि आप अगर दीवार को मारोगे तो जितना फोर्स, जितना एक्शन से आप दीवार को मारोगे, अपने आप ही उतना एक्शन वापस आपके ऊपर भी आएगा। अपने आप ही उतना एक्शन आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए आप जितनी तेज़ी से दीवार को मारोगे आपके हाथ पे उतनी तेज़ी से चोट आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। देखिए आपने एक्शन किया, ठीक, आपने एक्शन किया दीवार की तरफ, तो दीवार ने रिएक्शन किया आपकी तरफ, आपके हाथ की तरफ, तभी आपके हाथ पे थोड़ा आपको चोट आती है। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे जो हमारे बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। होप ये आपको चीज़ें पसंद आई होंगी इस लेक्चर में। जाते जाते एक आपको ये और बताता चलूँ कि क्या एप्लीकेशंस होती हैं। थर्ड लॉ की एप्लीकेशन आप कैसे देखेंगे? आपने अक्सर देखा होगा कि जब बंदूक से फायर करते हैं, जब मूवीज़ में बंदूक से फायर करते हैं तो बंदूक को अपने शोल्डर से लगा के फायर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए फायर करने पे जितनी तेज़ी से बुलेट आगे जाती है, जितनी फोर्स से बुलेट आगे जाती है, एक्चुअल में वो उतना ही फोर्स पीछे बुलेट गन पे भी लगाती है। तो क्योंकि बंदूक बहुत पीछे ना भागे ताकि निशाना गड़बड़ ना हो, इसीलिए उसको कंधे पे रख के गोली चलाई जाती है। क्लियर है? रॉकेट प्रोपल्शन, ये प्रिंसिपल भी यूज़ होता है। इस प्रिंसिपल में भी इस रॉकेट प्रोपल्शन में भी थर्ड लॉ के ही प्रिंसिपल का यूज़ होता है। जितनी तेज़ी से, देखिए आप एक छोटे से, बहुत डिटेल में तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा रॉकेट साइंस में, रॉकेट प्रोपल्शन में एक ओवरव्यू आपको बता दूं यहाँ पे। जितनी तेज़ी से रॉकेट कैसे ऊपर उठता है, क्या प्रिंसिपल होता है उसका, एक छोटा सा आपको बताऊं। जितनी तेज़ी से रॉकेट की गैसेस बाहर आती हैं, बहुत ही स्पीड में और बहुत ही वेलोसिटी के साथ बहुत तेज़ी से वो बाहर आती हैं, तो वो इक्वल फोर्स दे देती हैं रॉकेट को ऊपर चढ़ने के लिए। रॉकेट को ऊपर चढ़ने का फोर्स आता कहाँ से, कभी सोचा आपने? तो उसका आंसर यही है कि जितनी तेज़ी से गैसेस नीचे को आती हैं वो रॉकेट के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाती हैं, जिससे कि रॉकेट ऊपर जा पाता है। क्लियर? तो एसएससी में आपसे पूछ सकता है कि रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप कहेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आप प्लीज़ इस लेक्चर को रेट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन फिजिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स क्या होता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। देन फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं हम। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम आईईटी लखनऊ। आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2016 प्री प्लस मेंस। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए लेक्चर को। देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है। एक पहली चीज़ ये होती है कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से आपको याद होगा जिसको कि हमें मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ता है, उसका साथ साथ ये भी बताना पड़ता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, कैसे उसको हम बताते हैं, किस लेटर से पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं पी से। स्मॉल पी इसका हमारा डिटर्मिनेंट होता है, जिससे कि हम डिटरमाइन करते हैं, जिससे कि हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। एम वी का मतलब है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी।
देखिए अब आप कैसे देखेंगे कोई भी चीज़ अगर आपको कभी भी देखनी हो कि ये वेक्टर है कि नहीं, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। एक तरफ देख लीजिए, इधर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कहीं पर भी अगर आपको कोई भी वेक्टर टर्म मिल जाए, कोई भी वेक्टर टर्म मिल जाए, तो आप समझ लीजिए वो क्वांटिटी डेफिनेटली वेक्टर है। जैसे कि मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी तो वेक्टर होती है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था, तो वहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे वेलोसिटी है, एक मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर वेलोसिटी है तो फिर ये वेक्टर है। कोई भी साइड में अगर एक भी क्वांटिटी वेक्टर है, तो इसका मतलब जो भी क्वांटिटी के बारे में हमारी बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम के बारे में बात हो रही है, तो वो भी वेक्टर होगा। उसकी यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। उसकी यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है इसमें? पहला ये फॉर्मूला, दूसरा कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यूनिट उसकी कौन सी होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए कैसे एग्जाम में कंफ्यूज करता है। एग्जाम में आपको देगा केजी पर मीटर सेकेंड, या फिर केजी मीटर सेकेंड, राइट, या फिर केजी सेकेंड पर मीटर। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये होती है केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि केजी और मीटर दोनों ही न्यूमरेटर में होते हैं और सेकेंड जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। कई बार बच्चों को आते हुए भी यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं इस टाइप की चीज़ों में। अभी देखिए क्या होता है, अ हैवी बॉडी हैज़ लार्जर लीनियर मोमेंटम, द बॉडीज मोमेंटम इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ इट्स वेलोसिटी। बॉडी जितनी ज़्यादा भारी होगी उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात देखा जाए तो खैर क्लियर भी है, क्योंकि अगर मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो अगर मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। और डायरेक्शन कौन सा होगा? वही वेक्टर, जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा वही मोमेंटम का वेक्टर होगा। यानी कि जिधर बॉडी की डायरेक्शन होगी, जिधर वो मूव कर रही होगी, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अब बात ये आती है, आपको इस सेंटेंस को भी देखना होगा कि कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसको कहते हैं। देखिए कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है, ये वहीं से डिराइव हुआ है जो न्यूटन का लॉ था कि अगर कोई बॉडी स्टेट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये वहीं से आया है, सिर्फ वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज हैं। ये सिर्फ इतना कहता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कॉन्जर्व रहता है। जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कॉन्जर्व रहता है। एक तरीके से देखिए बात ये है खाली कि अगर एक सिस्टम है, लेट्स से अगर दो बॉल्स मूव कर रही हैं, दो बॉल जो हैं वो रोल कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, एक तरफ से एक आ रही है, दूसरी तरफ से दूसरी आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो जो इनका मोमेंटम होगा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दोनों का जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स तो यानी कि ना आपका कहीं से कोई हवा लगनी चाहिए, ना कोई फ्रिक्शन होना चाहिए, ना किसी को उनको टच करके फोर्स कोई बार बार करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये होता है इसका मतलब। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये आपको याद रखना है, ये आप ऑलरेडी एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, ये थर्ड लॉ में भी हैं और ये लीनियर मोमेंटम की भी एप्लीकेशंस यही हैं। क्या क्या? रॉकेट प्रोपल्शन और रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है, जब क्या होता है रिकॉइलिंग ऑफ ए गन का एक एग्जांपल इसमें से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मास और वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मोमेंटम होता है। जब बंदूक से फायर होता है तो गोली निकल के जाती है, गोली का मास तो बहुत कम होता है लेकिन वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जितना मोमेंटम दूसरी तरफ, जितना मोमेंटम बाहर की तरफ निकल के जा रहा है, उतना ही सेम मोमेंटम वो बंदूक को भी दे देती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप जानते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। तो और दूसरी चीज़ एक और भी है, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व, लीनियर मतलब सीधा एक लाइन में, अगर लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व रहना है तो आप अगर एक बात बताइए, अगर आप एक यहाँ मान लीजिए ये एक छोटी सी बॉडी है, अगर आप इसके ऊपर इधर से भी इतना, अगर आप इधर से इतना खींच रहे हैं तो आपको इधर से भी तो इतना ही खींचना पड़ेगा। अगर एक छोटी सी बॉल यहाँ रखी है, आप चाहते हैं वो ना हिले, ठीक है,
तो अगर आप इसके ऊपर इधर की तरफ इतना फोर्स लगा रहे हैं तो इसी बॉल के ऊपर आपको इधर भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना? इसीलिए लीनियर मोमेंटम का जो कॉन्जर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो जो लीनियर मोमेंटम है वो कॉन्जर्व रहता है, मतलब कि वो उतना ही रहता है। तो देखिए जब बंदूक से गोली निकल के जा रही है, बंदूक से गोली निकल के जा रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो इसमें नहीं लग रहा है, बंदूक के अंदर से ही फायर हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं आया। तो जितना फोर्स वो आगे को लेके जाती है बंदूक को उतना ही वो पीछे को देती है। इसीलिए जो है हमको एक पंप सा फील होता है शोल्डर के ऊपर। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं इम्पल्स के ऊपर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। देखिए क्या होता है कि जब भी जो भी फोर्स होता है बहुत ही छोटे पीरियड के लिए जब वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए एक बॉल आई, आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बॉल आई, बॉल बहुत तेज़ी से आती है, बैट्समैन के आप ये सोचो बॉल एक तरफ से आ रही है, बैट्समैन उस पर बैट मारता है और इतनी तेज़ी से जो बॉल ऑलरेडी आ रही थी उसका पूरा पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, राइट? उसका एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चली जाती है। तो वो क्यों होता है? वो एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे इम्पल्स का। जब एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स एक छोटे टाइम के लिए लगता है, जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स एक छोटे से टाइम के लिए लगता है तो हम उसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स किसके बराबर होता है? ये एसएससी सीजीएल आपसे पूछता है। ये होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। क्लियर है? मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम है, चेंज मोमेंटम मतलब मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब किसी चीज़ का मास तो चेंज हो नहीं सकता, मास तो हर चीज़ का कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो वेलोसिटी ही चेंज हो सकती है, इसका मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी। आपको खैर सिर्फ इतना याद रखना है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। एसएससी सीजीएल के हिसाब से आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल। देखिए अब आपने कभी भी, अब आप अगली बार जब आप मैच देखिएगा तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब भी कैच लेते हैं तो क्या होता है, क्रिकेटर जो होता है ना, जब बॉलर जो कैच करता है बंदा, वो एक कप सा बनाता है अपने हाथों का और बॉल को उसमें पकड़ता है और फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके आता है, थोड़ा सा अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके आता है। वो ऐसा क्यों करता है? देखिए आप ये समझाते हैं आपको। क्या होता है, वो पॉइंट जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है ना, जो बॉल का टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा रहेगा ये उतना उसके हाथ पे चोट कम आएगी। जितना ये ज़्यादा होगा उतना उसके हाथ पे चोट कम आएगी। और अगर एकदम सीधे सीधे हाथ वो खड़े कर देगा, उसी जगह अगर बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा बिना हाथों को मूव करे हुए, तो चोट ज़्यादा आएगी। यही ये रीज़न है कि जब आप कंक्रीट के फर्श पे कूदते हो, जब आप कंक्रीट या मार्बल की फर्श पे कूदते हो तो आपको झटका ज़्यादा तेज़ लगता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, जब आप मिट्टी के ऊपर या घास के मैदान पे कूदते हो तो आपको कम चोट आती है। क्यों ऐसा होता है? कंक्रीट पे क्या होता है, आपका पूरा फोर्स होता है, जो इम्पल्स बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एकदम से आप रुक जाते हो। मिट्टी के मैदान में क्या होता है, जब आप कूदते हो ना तो ज़मीन भी आपके कूदने के साथ ना थोड़ी सी धंसती है, तो टाइम ज़्यादा मिल जाता है वहाँ पे टाइम ज़्यादा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना झटका कम लगेगा। इसीलिए बालू पे जब आप कूदते हो तो बहुत ही कम चोट आती है। क्यों? बालू और नीचे धंसता चला जाता है तो टाइम ऑफ कांटेक्ट और ज़्यादा बढ़ता चला गया। क्लियर है? तो अगली बार जब अब आप कहीं पे कूदना तो आप देखना कि आप जितना ज़्यादा, जो आपका ग्राउंड है वो जितना ज़्यादा धंसेगा नीचे, उतना ज़्यादा आपको झटका कम लगेगा। क्लियर है? देन ये सब शॉकर्स इसीलिए करते हैं, कार्स, बसेस, स्कूटर्स में शॉकर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हो गई, जितना ज़्यादा वो शॉक एब्जॉर्बर क्या काम करता है, जितना गाड़ी को धक्का लगा तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, टाइम बढ़ा देता है उसके ट्रांसमिशन का, झटके का नीचे से ऊपर, तो आपकी बॉडी को बहुत कम शॉक लगता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन क्या होता है? रेजिस्टिंग फोर्स होता है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द अदर।
देखिए फ्रिक्शन हमेशा रहता है, फ्रिक्शन हमेशा रहता है। फ्रिक्शन में क्या होता है, जब भी आप खड़े होते हो तो आप एक्चुअल में खड़े ही इसीलिए हो पाते हो क्योंकि फ्रिक्शन है। आप क्या कभी एक ऑयली सरफेस के ऊपर कभी आप चलने की कोशिश करी है, या कभी भी कीचड़ होता है जब सड़क पे तो आप चल नहीं पाते हो आसानी से, राइट? या फिर कहीं अगर ऑयल पड़ा होता है तो आप चल नहीं पाते हो। क्यों होता है ऐसा? एक्चुअल में फ्रिक्शन कोई नुकसान नहीं है, फ्रिक्शन एक्चुअली एक बून है, एक फ्रिक्शन वरदान है। फ्रिक्शन ना होता तो हम चल भी नहीं पाते, राइट? अब हम देखेंगे कैसे कैसे है वो। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले बिफोर अ मोशन स्टार्ट्स। देखिए कभी भी अगर ऑब्जेक्ट रुका होता है, फ्रिक्शन तीन तरह के होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब तक ऑब्जेक्ट रुका रहता है तो जिस फ्रिक्शन ने ऑब्जेक्ट को रोक के रखा है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए एग्जांपल आपको बताएं, अगर अक्सर बचपन में आप सबने एक गेम खेला होगा, अपने स्कूल में आपने एक स्केल ली होगी, ठीक है? स्केल के ऊपर आपने रबर रखी होगी, जो आपकी वो प्लास्टिक की स्केल होती है उसके ऊपर आपने एक रबर रखी होगी। फिर आपने उस स्केल को धीमे धीमे थोड़ा 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 टिल्ट करते गए होंगे। कुछ टाइम तक तो रबर नहीं गिरती है, राइट? लेकिन थोड़ा सा जैसे आप टिल्ट और करते चले जाते हो फिर रबर एकदम से रोल होते हुए गिर जाती है, ठीक है ना? तो ये होता क्या है, जितने टाइम तक आप टिल्ट करते जा रहे हो जब तक वो रबर नहीं गिर रही है, ऑल्दो आप उसको स्लोप प्रोवाइड कर रहे हो फिर भी वो नहीं गिर रही है, तो एक्चुअल में उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। मतलब कि जब तक एक ऑब्जेक्ट रुका रहता है उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू भी स्टैटिक फ्रिक्शन की ही होती है, ठीक? और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। और जब वो रोल करती है, कोई भी जैसे बॉल है, बॉल रोल करती है किसी स्लोप पे तो रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। ये फ्रिक्शन ही होता है जिसकी वजह से बॉल रोल कर पाती है, अदरवाइज क्या होगा, बॉल स्लिप करते हुए नीचे आ जाएगी। अगर प्रॉपर रफ सरफेस ना हो तो बॉल रोल नहीं करेगी, ठीक है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज एक्चुअली स्लाइड ओवर ईच अदर। जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। अभी देखिए क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ओवर द अदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जब भी कोई भी बॉडी चलती है, यस, जब भी किसी एक बॉडी जो होती है वो दूसरी बॉडी के ऊपर जब वो स्लाइड तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, जब वो उसके ऊपर मूव करती है, जैसे कि हम लोग जब मूव करते हैं ग्राउंड के ऊपर तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारा तो पैर होता है वो एक जगह रुका रहता है, तो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब हम स्लिप हो रहे होते हैं, हमारा पैर जब स्लिप होता है तो एक्चुअल में स्लिपिंग के टाइम पे जो स्लिपिंग को लिमिट करता है, मतलब जो स्लिपिंग की स्पीड को लिमिट करता है, वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है यह बात अब आपको? सो थैंक यू सो मच। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं और हम देन बाकी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, काइनेटिक कब काम करता है, एंड रोलिंग एंड स्लाइडिंग कब काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की। क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन बायोलॉजी फॉर एसएससी सीजीएल। इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में। वर्क तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। कब कब होता है हम ये देखेंगे। फिर हम एनर्जी के बारे में देखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, राइट? एंड देन हम देखेंगे पावर के बारे में। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम आईईटी लखनऊ। आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2016 प्री प्लस मेंस। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और आप प्लीज़ इस लेक्चर को रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि वर्क हम कब कहते हैं कि काम हुआ। वर्क इज सेड टू बी डन जब फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। हम जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और बॉडी जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ, ठीक है? ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। नाउ एक आपको नोटबुक में ये सभी पॉइंट्स नोट करने हैं, जितने भी स्लाइड्स के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लीज़ आप एक नोटबुक में नोट करिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इन पॉइंट्स से एसएससी सीजीएल में। अब बात ये आती है कि हम कब कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। जब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, जब उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है
वो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जब उस डायरेक्शन में होता है तब हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। देखिए इसका एक एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आप जैसे एक टेबल है, या आप मान लीजिए एक बक्सा है। आप बक्से को जब आप खिसकाते हो, जब आप उस पर फोर्स लगाते हो, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में जब बक्सा खिसकता है तब हम बोलते हैं कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, जब एक नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जब जो जिधर की तरफ फोर्स लग रहा होता है उसकी ऑपोजिट तरफ, जिधर की तरफ फोर्स लग रहा होता है उसकी ऑपोजिट तरफ मोशन होता है, तब हम कहते हैं कि नेगेटिव वर्क डन। क्लियर। अब बात ये आती है कि ज़ीरो वर्क डन कब होता है। देखिए जब भी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर टू दी फोर्स अप्लाइड, परपेंडिकुलर टू दी फोर्स अप्लाइड, या फिर चाहे फोर्स ज़ीरो हो या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, चाहे फोर्स ज़ीरो हो या फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, तब हम कहते हैं ज़ीरो वर्क डन। राइट। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर कोई आदमी है, मान लीजिए उसने क्या किया हुआ है कि एक बहुत ही भारी सा बक्सा अपने सर पे उठाया हुआ है, एक बहुत ही भारी सा बक्सा उसने अपने सर पे उठाया हुआ है। साइंस के हिसाब से वो कोई काम नहीं कर रहा है, हालांकि उसको थकान लग रही होगी, पसीने आ रहे होंगे, लेकिन साइंस के हिसाब से कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्यों? यूँ तो वो फोर्स लगा के उसने बक्सा उठाया हुआ है, अपने हाथों से उसने फोर्स लगाया हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। एक बार उसने बक्सा अपने सर पे रख लिया, अभी कोई भी डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, बक्सा तो उसी जगह पे है। ठीक है। फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, आदमी अपने हाथों से ऊपर को फोर्स लगा रहा है, लेकिन बक्सा तो कहीं नहीं हिल रहा, वो तो उसी पोजीशन पे है, इसीलिए ज़ीरो वर्क डन। राइट। अब हम आते हैं एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की, कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं एनर्जी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और सीजीएस सिस्टम क्या में इसकी यूनिट क्या होती है? अर्ग। अब आपको ये दोनों ही यूनिट याद रखनी है। हालांकि एसएससी एसआई पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन वो आपसे सीजीएस यूनिट भी पूछ सकता है, तो वो होती है अर्ग, ERG। ठीक है। अब आते हैं मैकेनिकल एनर्जी कितने तरह की होती है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हर वो वस्तु जो कि मोशन में है वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करती है, और हर वो वस्तु जो कि रुकी हुई है, रेस्ट में है, वो पोटेंशियल एनर्जी पजेस करती है। ठीक है। जैसे कि एक बॉल है, मान लीजिए वो रुकी हुई है, ठीक, तो वो क्या है, उसके अंदर उस समय पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो रोल करना शुरू कर दी तो, या फिर वो ऊपर से नीचे आपने उसको फेंका तो गिरना शुरू कर दिया उसने, मोशन आ गया उसमें, तो वो हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हीट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं हम, क्या होते हैं ये। आपने हीट इंजन देखा होगा। हीट इंजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने पता नहीं देखा हो ना देखा हो, क्योंकि अब हीट इंजन्स नहीं होते हैं। हीट इंजन क्या करता है कि जो आप ये पहले हुआ करते थे, आपने गदर मूवी अगर देखी हो, गदर मूवी में सनी देओल कोयला डालता है। जब वो ट्रेन पाकिस्तान से हाईजैक करते हैं वो ट्रेन को, तो वो उसमें कोयला डालते हैं और ट्रेन मूव करती है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बताने का, कोयला से जो हीट प्रोड्यूस होती है, कोयले से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे इंजन चलता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, हीट इंजन में क्या होता है, हीट एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर है। ऐसे ही सोलर सेल क्या होते हैं, सूर्य से जो एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे कि हमारे बल्ब, जितने हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो सब जलती हैं। फिर आते हैं माइक्रोफोन जो आपके फ़ोन का माइक है, उसी को माइक्रोफोन कहते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो हाथ में हम लोग जब आपने कभी स्पीच देते हुए किसी को देखा हो तो हाथ में माइक पकड़ते हैं, माइक शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोफोन का। देखिए वो क्या करता है, आपने बोला कुछ भी, आपने बोला और उधर स्पीकर पे आवाज़ आ गई, तो ये क्या है ये एक्चुअल में। देखिए क्या होता है, आपने बोला, आपने साउंड एनर्जी दी, आपने अपने मुंह से साउंड एनर्जी निकाली, वो
माइक्रोफोन के अंदर गई। माइक्रोफोन में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, वो साउंड एनर्जी को उठाता है और पूरा पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फिर इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू वो चली जाती है स्पीकर्स के पास। क्लियर? अब फिर लाउड स्पीकर क्या करता है, उसको लाउड स्पीकर क्या करता है, उसके पास देखिए आपने हमेशा देखा होगा लाउड स्पीकर तारों से जुड़ा होता है, ठीक? तो तार से वो साउंड एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर तार से आई लाउड स्पीकर के पास। लाउड स्पीकर ने फिर से क्या किया, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया साउंड एनर्जी में, जो कि हम वापस सुनते हैं। क्लियर? अब बात आती है बैटरी क्या करती है। देखिए बैटरी क्या करती है, केमिकल टू मैकेनिकल। केमिकल टू मैकेनिकल आप ऐसे कह सकते हैं जैसे आपने आजकल बैटरी से चलने वाली कारें आ रही हैं, ठीक है, और बैटरी से चलने वाले रिक्शे आ रहे हैं। तो बैटरी के अंदर तो केमिकल होता है, लेड आयरन बैटरी हो सकती है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की बैटरी हो सकती है, ठीक, होता तो उसके अंदर केमिकल है। लेकिन फिर रिक्शा अगर चल रहा है, अगर कार चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चेंज हो रहा है केमिकल टू मैकेनिकल। या फिर आपके फ़ोन का अगर एग्जाम्पल लें, अगर बैटरी आपके फ़ोन के लिए लें तो क्या करता है वो, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। क्योंकि आपके फ़ोन का पूरा डिस्प्ले, पूरा आपके गेम्स, वीडियोस और जितनी भी ऐप्स होती हैं वो सब चलती हैं, तो क्या करती है आपके फ़ोन की बैटरी, क्या करती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। क्लियर? अभी देखते हैं कैंडल क्या करती है। कैंडल क्या करती है, कैंडल तो वैक्स होता है। वैक्स क्या होता है, एक तरीके का केमिकल होता है, और वो हमें देता क्या है, लाइट एनर्जी। तो क्या हुआ कन्वर्जन, कैंडल क्या करती है, केमिकल टू लाइट एनर्जी। क्लियर? अभी हम आते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, जैसे आपने देखी एक चीज़ देखी होगी, आप सब ने अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा, जिसको हम कहते हैं मिक्सी। मिक्सी आपने देखी होगी, ठीक। मिक्सी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं और हमारा ब्लेड घूमना शुरू हो जाता है। कभी भी अगर कोई चीज़ मोशन में है, मोशन में हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती हैं, और ये किसका पार्ट होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक। कोई भी चीज़ मोशन में है तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो रही है वहाँ पे। हमने लगाया सॉकेट में प्लग, मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी ली और कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल में। कैसे? क्योंकि मिक्सी के अंदर, जो मिक्सी के जार के नीचे का जो एरिया होता है, जो मेन मिक्सी की बॉडी होती है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मोटर होती है, बस, इलेक्ट्रिकल मोटर जिसको हम कहते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप अपना फ़ैन देख लें, फ़ैन क्या होता है, फ़ैन में कुछ नहीं, सिंपली एक मोटर होती है बस। आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई मोटर में, उसने वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में और फ़ैन घूमने लगा। क्लियर? अब आते हैं सितार, मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड। आप सितार बजाते हो, तार से उसके जो तार होते हैं वो आप हिलाते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। गिटार सेम चीज़। इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, स्विच ऑन किया, लाइट मिली, इलेक्ट्रिसिटी गई बल्ब में और लाइट में कन्वर्ट हो गई, राइट। अब देखिए पार, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड पार। मतलब कि जिस रेट से कोई वर्क करता है, एक घंटे में लेट्स से इसने 60 जूल्स ऑफ वर्क किया, 100 जूल ऑफ वर्क किया, तो उसकी पार क्या हो गई, 100 वॉट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट या फिर जूल सेकेंड, ठीक है। JS, जूल पर सेकेंड नहीं होती है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपका पूछा जाता है पेपर में। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वॉट। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। सो आपको ये सभी फैक्ट्स जितने भी थे, आपको ये सभी आपको याद रखने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और आप प्लीज़ इस लेक्चर को रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।